तृष्णाओं से मुक्ति अनासक्ति है और अनासक्ति ही पर वैराग्य है, जो सद्व्ययता की स्वीकृति एवं निर्वाह है। इसके बाद लिखा है विषयान्वेषण प्रवृत्ति स्वार्थ में, ऐष्णान्वेषण प्रवृत्ति परमार्थ में और सत्यान्वेषण प्रवृत्ति परमार्थ में क्रियाशील है। फिर ये था कि स्वार्थ का जो व्यवहार है वो अधम है और असामाजिक है। परार्थ पूर्ण जो व्यवहार है वो मध्यमोत्तम है और सामाजिक है, और परमार्थ पूर्ण जो व्यवहार है वो उत्तम, सामाजिक और स्वतंत्र है। परमार्थ पूर्ण व्यवहार ही सर्वशुभ मानसिकता है। फिर इसके बाद था लक्ष्य मूलक, मूल मूलक, रुचि मूलक प्रवृत्तियों का होना पाया जाता है। इसमें से लक्ष्य मूलक और मूल मूलक को बुद्धि मूलक भी कहा गया। तो बुद्धि मूलक और रुचि मूलक योगों से दुष्कर्म और सुकर्म है, सुकर्म एवं दुष्कर्म जन्य गतिविधियां हैं। फिर इसके बाद ये बताया कि जो सुकर्म प्रवृत्तियां हैं उसमें कासा, आकुति और मेधा जो है वो योग जन्य बुद्धि कहलाती है, और मति, सुमति, अनुमति जो है सुकर्म जन्य बुद्धि है, तथा अमति, कुमति और दुर्मति जो है वो दुष्कर्म जन्य प्रवृत्ति के रूप में प्रत्यक्ष है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था योग जन्य कासा का प्रत्यक्ष रूप क्या है। तो योग जन्य कासा का प्रत्यक्ष रूप कवि, कोविद और कलाविद है। अकुति का क्या मतलब है? तो अकुति जो है दिव्य कर्मी, दिव्य प्रयोजनशील, उपयोग एवं दिव्य ज्ञानी के रूप में है। तीन चीजें बोली हैं, दिव्य कर्मी, दिव्य प्रयोजनशील, उपयोग और दिव्य ज्ञानी के रूप में है अकुति। और मेधा जो है परिपूर्ण ज्ञान समेत मोक्ष का प्रत्यक्ष रूप है। यही दया, कृपा, करुणा के रूप में प्रकट और स्पष्ट है। आजी योगेश भाई आगे। नमस्ते भैया। आइए, तो हम लोग पेज नंबर 6 का रिवीजन कर रहे थे। तो उसमें कासा, अकुति और मेधा की बात हो गई। अब ये सुकर्म जन्य मति, सुकर्म जन्य मति मान्य कर्म के रूप में है। मान्य कर्म को मतलब सामाजिक कर्म कह रहे हैं। तो मान्य कर्म यानी सामाजिक कर्म, आचरण, कार्य, व्यवहार के रूप में मति। सुमति का मतलब है सुकर्म, समाज के लिए आवश्यकीय कर्म, आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में। और अनुमति का मतलब अनुपम कर्म, अनुसरण योग्य, आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में है। तो सुकर्म ही सद्बुद्धि, सद्प्रवृत्ति, सुबोध, सद्विज्ञान, सामाजिकता एवं सत संकल्प है। तो सुकर्म के ये सारे रूप बताए हैं। सुकर्म के रूप है सद्बुद्धि, सत्प्रवृत्ति, सुबोध, सद्विज्ञान, सामाजिकता एवं सत संकल्प। इसके बाद दुष्कर्म जन्य अमति, अमान्य, असामाजिक कर्म, आचरण एवं कार्य व्यवहार। कुमति, कुत्सित यानी विशेष रूप से जो निश्चित कर्म है और आचरण है, कार्य व्यवहार है उसके रूप। और दुर्मति यानी दुष्ट कर्म, आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में गण्य है, जैसे पर धन, पर नारी, पर पीड़ात्मक कार्य। फिर इसके बाद पेज नंबर 7 पे विषयान्वेषी प्रवृत्ति दुष्कर्म में, ऐषणान्वेषी बुद्धि सत्कर्म में और सत्यान्वेषी बुद्धि योग अर्थात जागृति में प्रसक्त प्रयास एवं अभ्यासरत है। फिर इसके बाद लिखा है कि प्रत्येक मानव सहज प्रवर्तन, तो प्रत्येक मानव सहज प्रवर्तन वातावरण, अध्ययन एवं संस्कार के योगफल में है। फिर वातावरण को बताया कि वो प्रकृति और मानवकृत भेद से वातावरण है। तो इसमें जो मानवकृत वातावरण है वो शिक्षा और व्यवस्था के रूप में है। मानव मात्र का संस्कार
अन्वेषण त्रय यानी विषयान्वेषण, ऐषणान्वेषण और सत्यान्वेषण में स्पष्ट है। फिर प्राकृतिक वातावरण की बात है। प्राकृतिक वातावरण की गणना प्रत्येक भूमि पर पाए जाने वाले शीत, उष्ण एवं वर्षामान का संतुलन सहित मानवेतर तीनों अवस्थाओं से संबंधित रहता है। प्राकृतिक वातावरण की गणना प्रत्येक भूमि पर पाए जाने वाले शीत, उष्ण, वर्षामान का संतुलन सहित मानवेतर यानी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था तीनों अवस्थाओं से संबंधित रहता है। फिर लिखा है प्रत्येक भूमि पर जो प्राकृतिक वातावरण वर्तमान है वह उस भूमि पर पाए जाने वाले खनिज और वनस्पति की राशि पर आधारित है। यह उस भूमि के विकास पर आधारित है, यानी खनिज और वनस्पति उस भूमि के विकास पर आधारित है। किसी भी भूमि पर ज्ञानावस्था के मानव की अवस्थिति घटना या प्रकटन घटना से पूर्व जीव व वनस्पति का समृद्ध होना अनिवार्य है। इससे पूर्व जल का होना आवश्यक है। प्रत्येक भूमि पर किसी अधिकतम न्यूनतम शीत, उष्ण, वर्षामान की सीमा में ही जीव एवं मानव अपने जीवन क्रम और जीवन के कार्यक्रम को संपन्न करने में समर्थ हुए हैं। प्राकृतिक वातावरण का संतुलन भी मानव सहज जागृति के लिए सहयोगी है। प्राकृतिक वातावरण का संतुलन भी मानव सहज जागृति के लिए सहयोगी है। अगले पेज पे आते, पेज नंबर 8। संतुलन के लिए आधार आवश्यक है। तो अशेष प्रकृति का संतुलनाधार सत्ता ही है जो पूर्ण है। फिर है प्रत्येक क्रिया के संतुलन का आधार नियम है जो पूर्ण है। फिर है प्रत्येक व्यवहार के संतुलन का आधार न्याय है जो पूर्ण है। और प्रत्येक विचार के संतुलन का आधार समाधान है जो पूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति में अनुभव का आधार सह अस्तित्व रूपी परम सत्य है जो समग्र है। फिर अगला पैरा है प्राकृतिक एवं मानव संतुलन एवं असंतुलन। प्राकृतिक एवं मानव का संतुलन एवं असंतुलन का प्रधान कारण मानव ही है। भ्रमित अवस्था में मानव कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र है। जागृत मानव कर्म करते समय और फल भोगते समय स्वतंत्र है। जागृत अवस्था में समझकर करने वाली परंपरा होगी, भ्रमित अवस्था में करके समझने वाली परंपरा रहेगी। प्राकृतिक वैभव का विशेषकर मानव ही उपयोग करता है जो प्रत्यक्ष है। ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए भूमि में आवश्यकीय मात्रा में खनिज वनस्पति को सुरक्षित रखते हुए उपयोग करना, साथ ही उसकी उत्पादन प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न नहीं करना और सहायक होना ही प्राकृतिक नियम का तात्पर्य है। यह पूर्णतः मानव का दायित्व है। फिर है एक चीज पूछनी थी भैया। हाँ, नमस्कार, अरविंद बोल रहा हूँ। ये इसके ऊपर वाला जो पैरा है, प्राकृतिक एवं मानव संतुलन एवं असंतुलन का प्रधान कारण मानव ही है। तो मानव संतुलन और असंतुलन का क्या मतलब हुआ? मानव के संतुलन और असंतुलन माने किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं? मानव का संतुलन और असंतुलन उसके व्यवहार और कार्य में, आचरण में। अच्छा, ठीक ठीक। ऊपर जिसकी बात भी आई है, व्यवहार और विचार की बात आई है ना। ठीक ठीक। प्रत्येक व्यवहार में के संतुलन का आधार न्याय है और प्रत्येक विचार के संतुलन का आधार समाधान है। यदि समाधान नहीं है यानी समस्या है तो असंतुलन है। उसी तरीके से व्यवहार में न्याय नहीं है, अन्याय है तो असंतुलन है। जैसे संबंध में विश्वास नहीं है तो असंतुलन है, विश्वास है तो संतुलन है ना। विश्वास है, सम्मान है, स्नेह है तो संतुलन है। विश्वास, सम्मान, स्नेह नहीं है
तो असंतुलन है, पारदर्शिता है तो संतुलन है, अपारदर्शिता है तो असंतुलन है ना। नहीं, तो ये यदि संतुलन मानव में है या मानव के मतलब आचरण में संतुलन की बात है, या मानव में खुद में संतुलन की बात? हर इकाई अपने त्वा सहित व्यवस्था में ही रहती है ना। हाँ हाँ, तो मानव का जब हम बात करेंगे तो वो व्यवहार और विचार के साथ ही मानव होता है, विचार विहीन और व्यवहार विहीन कोई मानव नहीं होता है ना, ठीक है, ठीक, उस अर्थ में है ना। ठीक है। फिर अगला पैरा है वनस्पति यानी वन एवं खनिज की उत्पत्ति की संभावनाएं एवं क्रम स्पष्ट है, उनका उन्हीं के अनुपात में उपयोग करना उचित है। जैसे मान लीजिए कोई चीज का उत्पादन करने में 5 साल लगता है, तो यदि हम उसका उपयोग करते हैं, जैसे लकड़ी का हम उपयोग करते हैं तो 5 साल तक उसका उपयोग करना चाहिए है ना, ताकि आवर्तनशीलता बनी रहे। अन्यथा प्राकृतिक दुर्घटनाओं से ग्रसित होना स्वाभाविक है। तो आवर्तनशीलता मूल रूप से जरूरी है, और आवर्तनशीलता में उभय समृद्धि भी है, मतलब केवल इतना नहीं कि हमको जितना उपभोग करना है उतना ही उत्पादन कर लिया है। यदि हम जितना जंगल काटते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाते हैं तो जंगल समृद्ध बने रहेंगे है ना। यानी किसी कारण से, और मानव के अलावा भी किसी कारण से यदि जंगलों में कुछ ह्रास होता है, वो भी क्षतिपूर्ति मानव कर सकता है, उसके संतुलन को बनाए रखें। शिक्षा एवं व्यवस्था ही सामाजिक संतुलन को बनाए रखने का एक उपाय है। तो जब 10 सोपानी व्यवस्था में देखते हैं तो 10 सोपानी व्यवस्था में वैचारिक संतुलन को बनाए रखने का या सामाजिक संतुलन को बनाए रखने का जो मूल आधार है वो शिक्षा और व्यवस्था है। तो शिक्षा वैचारिक संतुलन करती है और व्यवस्था जो है व्यवहारिक संतुलन को स्थापित करती है। इस तरीके से सामाजिकता का संतुलन जो है वो शिक्षा व्यवस्था पूर्वक होता है। फिर इसके बाद सामाजिक संतुलन क्या है, तो बोला स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार परंपरा है। इसके विपरीत पर नारी पर पुरुष पर पीड़ात्मक जो कार्य है उससे असंतुलन ही है जो प्रत्यक्ष है। फिर इसके बाद व्यक्ति के विचार संतुलन के लिए आवश्यकी और अनावश्यकी मूल प्रवृत्तियों की बात आई है। फिर मानव के आवश्यकीय मूल प्रवृत्ति के मूल में समझदारी ही रहती है, और जो अनावश्यक प्रवृत्तियां हैं उसके मूल में भ्रम, अज्ञान या व्यवस्थाएं ही द्रष्टव्य हैं। फिर इसके बाद आवश्यकी मूल प्रवृत्तियां क्रम से असंग्रह, असंग्रह के ब्रैकेट में समृद्धि लिखा है, तो असंग्रह और समृद्धि एक ही बात है ना। तो असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता एवं अभय, अभय को लिखा है वर्तमान में विश्वास के रूप में है ना। तो इन पांचों को मिला के आवश्यकी मूल प्रवृत्ति कह रहे हैं, और इन्हीं आवश्यकी मूल प्रवृत्तियों से वैचारिक संतुलन होता है। और अनावश्यकी मूल प्रवृत्तियां सुविधा संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान, भय के रूप में रहती हैं, और यही वैचारिक असंतुलन का कारण है मानव परंपरा में और व्यक्ति में और मानव परंपरा में। इसी को विधि और निषेध कहा है, ऐसा सुनीता जी बोल रही हैं। तो प्राकृतिक संतुलन, सामाजिक संतुलन एवं बौद्धिक संतुलन योग नियम ही आवश्यकी नियम है, जिनको नियम त्रय बोलते हैं। और ये जो नियम त्रय हैं वो प्राकृतिक, हाँ जी सही लिखा है आपने है ना। बौद्धिक संतुलन जिसको हम लोग बौद्धिक नियम कह रहे हैं, वही मूल प्रवृत्ति, आवश्यकी मूल प्रवृत्तियां हैं। और सामाजिक नियम जिसको कह रहे हैं वो स्वधन स्वनारी है ना, स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में सामाजिक नियम है। और प्राकृतिक नियम जो है वो ऋतु संतुलन के रूप में है, खनिज संतुलन के रूप में है, ताप दाप के संतुलन के रूप में, उदात्तीकरण के रूप में, इसे विकास क्रम विकास के रूप में है। इस तरीके से ये प्राकृतिक नियमों को पहचाना गया। फिर लिखा है आवश्यकीय नियमों का ज्ञान व अनुसरण निर्णय उनके सदुपयोग से होता है।
यदि हम आवश्यकी नियमों का सदुपयोग करते हैं, आवश्यकी नियमों का यदि ज्ञान है और उसका अनुसरण करते हैं, तो उससे उसके सदुपयोग से आवश्यकी नियमों का ज्ञान व अनुसरण निर्णय, तो आवश्यकी नियमों का ज्ञान और उसका निर्णय उसके सदुपयोग से है, और सदुपयोग का निर्णय विकास और जागृति से, विकास व जागृति का निर्णय बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक नियमों के समझ व पालन से स्पष्ट होता है। मानव के लिए अपने विकास एवं जागृति क्रम श्रृंखला को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यकी नियमों का अनुसरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यही मानव जीवन जागृति क्रम जागृत जीवन के कार्यक्रम का प्रत्यक्ष रूप है। सांस्कृतिक मूल्यों का अवगाहन एवं निर्वहन व मूल्यांकन ही मानवकृत वातावरण है। मानव में समाहित संस्कार ही उसके स्वभाव को अभिव्यक्त करते हैं। सुसंस्कार पूर्वक मानव संस्कृति का उद्गम होता है। यह है तब तक संस्कार पूत होना रहेगा जब तक वह पूर्ण ना हो जाए। मानव में समाहित संस्कार ही उसके स्वभाव को अभिव्यक्त करता है। तो मानव का जो संस्कार है, उसी से मानव का स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा उसकी अभिव्यक्ति है। सुसंस्कार पूर्वक ही मानव में संस्कृति का उदय है। सुसंस्कार का मतलब जो है, अनुभव दर्शन में आया है। याद है किसी को सुसंस्कार? परिभाषा संहिता में दिया है इधर। क्या दिया है बताइए? ये विकास योग्य मूल प्रवृत्तियां। अच्छा, हाँ। अनुभव दर्शन में सुसंस्कारों को ऐसे परिभाषित किया है: कृतज्ञता, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य भाषण, स्वनारी स्वपुरुष गमन, सरलता, दया, स्नेह, विश्वास पालन, यथार्थ वर्णन, कर्तव्य व दायित्वों का वहन, अधिक उत्पादन, कम उपभोग, उत्साह व चेष्टा, रहस्यहीनता, सहजता और निर्वैरता सुसंस्कारों के लक्षण हैं। ठीक है। इसके अलावा जिनको हम लोग सुसंस्कार नहीं मानते, यानी कुसंस्कार, इसमें अनुभव दर्शन में बोला है: कृतज्ञता, अस्तेय, परिग्रह, असत्य भाषण, पर नारी पर पुरुष, व्यसन, अभिमान, द्रोह, विश्वासघात, निंदा, दायित्वहीनता व कर्तव्यहीनता, उत्पादन में अप्रवृत्ति, आलस्य व प्रमाद, उपभोग की अनियंत्रण एवं तीव्र प्रवृत्ति, रहस्यता, दिखावा एवं हिंसा कुसंस्कार के लक्षण हैं। और इसके ऊपर ये लिखा था कि सुप्रवृत्तियों एवं सुसंस्कारों के लिए परिवार एवं समाज सहित परंपरा के अध्ययन से प्राप्त सुबोध और परिवेशगत प्रेरणाएं सहायक तथ्य हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। सुसंस्कार का मतलब है कृतज्ञता, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य भाषण, स्वनारी स्वपुरुष गमन, सरलता, दया, स्नेह पूर्वक, विश्वास पालन, यथार्थ वर्णन, कर्तव्य व दायित्व का वहन, अधिक उत्पादन, कम उपभोग, उत्साह एवं चेष्टा, रहस्यहीनता, सहजता एवं निर्वैरता सुसंस्कारों के लक्षण हैं। लक्षणों के आधार पर ही स्वभाव, तदानुसार ही मूल्यांकन क्रिया है। लक्षण विहीन मानव नहीं है। ये अनुभव दर्शन में आया है, ये पेज नंबर 61-64 में।
मानव में समाहित संस्कार ही उसके स्वभाव को अभिव्यक्त करता है। सुसंस्कार पूर्वक हेलो भैया जी। हाँ अमित भाई हाँ जी, पूछना है अमित भाई कुछ? हाँ नमस्ते भैया जी। हाँ जी बताइए। मेरा ये प्रश्न है कि आपने कहा कि अधिक उत्पादन और कम उपभोग, हाँ तो मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि कम उपभोग क्यों करें। मुझे 4 रोटी की भूख है तो मैं 2 क्यों खाऊंगा? नहीं, उत्पादन ज्यादा करेंगे ना। आप 4 रोटी खाएंगे तो 4 ही रोटी नहीं करेंगे उत्पादन, उत्पादन ज्यादा करेंगे, 6 रोटी का करेंगे, नहीं, तभी कम तो समृद्ध। उपभोग से नहीं समझ में आया। कम उपभोग का ना, उपभोग करने का मतलब। भाई मान लो आपकी भूख 4 रोटी की है तो 4 ही रोटी का उत्पादन करेंगे। यदि 6 रोटी नहीं, अधिक का करेंगे। उत्पादन अधिक करेंगे ना, 6 का, जी। 6 नहीं खाएंगे, फिर 4 ही खाएंगे ना, 4 ही खाएंगे। तो अधिक उत्पादन और कम उपभोग हो गया ना। जी ऐसा नहीं कि हम जितना उत्पादन करेंगे सब भोग लेंगे, है ना, जी जी जी। ठीक है उस जी। अर्थ में, ठीक है ना। ठीक है जी। हाँ भैया, हाँ जी। ये संतुलन को थोड़ा मैं समझना चाह रहा था कि जैसे हम अभी परंपरा के रूप में देखते हैं तो संतुलन अच्छे और बुरे का एक संतुलन की बात करते हैं। किसी हाँ दो चीज का संतुलन होता है, गुड एंड बैड का बैलेंस। अब यहाँ पे जैसे अपन एक बार जागृति में आने के बाद, भ्रम से मुक्ति होने के बाद बौद्धिक विचार संतुलन की जो बात कही है, तो एक बार अगर अपन जो भी प्रत्यावर्तन वगैरह से एक बार साक्षात्कार होने के बाद जो विचार आते हैं, उस अवस्था में जो विचार आते हैं वो तो सारे एक प्रकार से अनुभव मूलक विधि से जो विचार आ रहा है, तो उसमें तो सब कुछ अच्छा ही है। उसमें फिर संतुलन, विचार में संतुलन का कैसे उस समय महत्व रहा, उसको कैसे समझे? नहीं मतलब असंतुलन में संतुलन समझ में आता है ना। अभी हाँ हम लोग अजागृति में हैं, जी तो अजागृति में व्यवहार के असंतुलन को देखते हैं। कैसे देखते हैं? तो अविश्वास के रूप में, द्वेष के रूप में, घृणा के रूप में, है ना। हाँ, अभी ऐसा होता है कि जैसे कुछ एकदम असह से गलत गलत बोल दिया, हाँ रियलाइज हुआ, फिर अच्छा हाँ कर दिया, फिर हाँ बहुत अच्छा किया, रियलाइज हुआ बहुत ही अच्छा कर रहा है, कुछ गलत कर दिया। तो हाँ, ऐसा हम देखते हैं, अभी ऐसा होता है अभी। तो उसमें संतुलन कहाँ है? ये तो असंतुलन है ना। ये असंतुलन है जी। ये असंतुलन है। संतुलन का मतलब है फिर गलती नहीं हो, है ना, उस अर्थ में। तो जैसे नियंत्रण विश्वास। नियंत्रण नियंत्रण हो गया वो तो भैया। संतुलन तो कुछ चीजों के बीच ऐसा होता है बैलेंस, जैसे अपन नॉट। नहीं, नियंत्रण अलग चीज जी है ना। नियंत्रण पूर्वक ही संतुलन होता है, पहले नियंत्रण होता है। तो जी नियंत्रण नियम से होता है। जैसे यदि हम ये आवश्यकी मूल प्रवृत्तियों को का परिपालन करते हैं ना, इनका पालन जी करते हैं ना, तो जी। हमारे अंदर वैचारिक नियंत्रण आता अच्छा। है जी ना। और जी ये जो वैचारिक नियंत्रण जब आता है, तभी हम इस जो नियंत्रण का उपयोग जो है समाधान में नियोजित करते हैं। यानी जी विचार शक्ति को हम समाधान में नियोजित कर पाते जी। हैं, है ना। तभी जो हम्म। है वो होता है। अदरवाइज हम अच्छा विचार शक्ति का नियोजन नहीं कर पाएंगे समाधान तक पहुंचने के लिए। अच्छा तो जब अच्छा। समाधान उपलब्ध हो जाता है तब विचार का संतुलन आता है ना। संतुलन का हम्म। मतलब है स्थिर बिंदु, निश्चित बिंदु, है ना। अच्छा, स्थिर बिंदु है ये एक्चुअली संतुलन, हाँ, मतलब एक स्थिर। क्योंकि हाँ ओके ओके। समाधान से अधिक जो है ना विचार नहीं है। जी तो जी जी। विचार समाधान में जाके तृप्त हो जाता है। वो जो स्थिरता है वही अच्छा तृप्ति है ना। अच्छा और अच्छा, जब तक हम मतलब। समाधान को पाते नहीं हैं तब तक विचार क्रिया लगी रहती है। अब उसमें दो हाँ प्रकार की ओके। विचार क्रिया लगी रहती है। यदि वो हम्म आवश्यकीय प्रवृत्तियों के अर्थ में रहती है, यानी हम्म आवश्यकीय प्रवृत्तियों का परिपालन करने से वैचारिक नियंत्रण में रहता है, विचार नियंत्रण में रहता है। और जब हम हम्म संग्रह, सुविधा, द्वेष, अविद्या, अभिमान इनमें रहते हैं, भय में रहते हैं, उस समय विचार का अनियंत्रण रहता है। तो यदि हाँ ओके। विचार का अनियंत्रण है तो आप समाधान के लिए आपके पास दिशा ही नहीं है, लक्ष्य नहीं है ना। हम्म 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 तो जो समाधान के लिए जो दिशा और लक्ष्य है, जब हम्म। आवश्यकी मूल प्रवृत्तियों के आधार पे जीने का अभ्यास करते हैं, है ना। अच्छा 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 ओके, तो तो ये उसे मार्ग, नियत इस मार्ग पे हाँ चलेंगे तो संतुलन के स्थिर बिंदु पे पहुंचेंगे। इस हाँ मार्ग से उसे चलेंगे तो नहीं, हाँ, भ्रम वाली हाँ स्थिति में नहीं, पहुंचेंगे। जब इससे चलेंगे
जी तो वैचारिक नियंत्रण आएगा पहला, जिनको हम लोग जी कह रहे हैं बौद्धिक नियमों से विचार जी का नियंत्रण। जी अब यदि आपका विचार नियंत्रित है तभी जी आप अध्ययन अध्ययन कर पाएंगे, जी। यानी तभी आप साक्षात्कार तक पहुंचेंगे। अच्छा 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 अच्छा। नहीं तो आप साक्षात्कार में कहाँ, अध्ययन ही नहीं होगा, ये श्रवण हम्म, भी नहीं होगा। जो जी श्रवण सही में बात है। है ना, श्रवण ही नहीं होगा। तो श्रवण जी। करने के लिए भी एक स्तर का वैचारिक नियंत्रण चाहिए। हम्म। वो नियंत्रण तभी आता है जब हमको ऐसा लगता है कि हमको विद्या संपन्न होना है ना, हमको हम्म सरलता से जीना है, हमको स्नेह से जीना है ना, हमको जो है ना हम्म बहुत ज्यादा भौतिकता की ओर नहीं दौड़ना है ना। मतलब वो आवश्यक आवश्यक की मूल प्रवृत्तियों के हिसाब से चलेंगे तो विचार इधर उधर ज्यादा जाएंगे नहीं, और विचार भी अपने आप में कंट्रोल रहेंगे, इससे तो श्रवण मनन अध्ययन हो पाएगा। हाँ, जी तो जी जी साक्षात्कार जी। तक पहुंचेंगे। साक्षात्कार पहुंचेंगे। से जैसे ही हम है ना बोध में आ गए तो विचार पूरा नियंत्रण में आ गया है ना, यानी जी जी विचार जी का जो श्रम है वो पूरा हो गया। जी। तो विचार का इसी श्रम पूरा होते ही जो है वृत्ति में समाधान जो है वो प्रकाशित हो जाता है। जी यानी जी इसके बाद वृत्ति निरंतर समाधान में बनी रहती है ना, जागृत व्यक्ति की जो वृत्ति यानी विचार क्रिया है वो निरंतर समाधान में बनी। जैसा हम लोग बाबा जी को देखते थे, तो बाबा जी के अंदर कोई भी समस्या ठहरती नहीं थी, है ना। हम्म समस्या का मतलब है बौद्धिक समस्या, है ना। समस्या जो है हम्म बौद्धिक चीज है, बौद्धिक हम्म तथ्य है। और जिसको हम लोग विवस्था विवश होना है ना, विवस्था बोलते हैं, वो भौतिक, हम्म वो भौतिक तथ्य है। जैसे हमारे पास आवश्यकता से कम उत्पादन है ना, तो हम कहते हैं कि हम मजबूर हैं, विवश हैं। हम्म हम्म और यदि कोई बौद्धिक रूप से हम परेशान रहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसे किया जाए, कैसे जिया जाए, कैसे रहें, कैसे ये चीजें ठीक, हम्म, वो समस्याएं हैं जो बौद्धिक है ना। जी। तो बाबा जी की संपूर्ण अभिव्यक्ति में निरंतर समाधान बना रहता था, जो उनके विचार के संतुलन का प्रमाण था, हम्म। है ना। तो सामाजिक तो संतुलन भैया, तो मतलब जैसे स्वधन स्वनारी स्वपुरुष, ये भी एक स्थिति है, या ये भी एक मार्ग है जो आवश्यक की मूल प्रवृत्तियों जैसा आप मतलब, अगर अपन देखिए, सामाजिक संतुलन में व्यवहार करेंगे तो अपने विचार अध्ययन और ये सब के तरफ से जो है वो सपोर्ट रहेगा, ऐसा। नहीं, इसमें दो चीजें हैं। तो जब हम पहले वैचारिक संतुलन को पा लेते हैं ना, जी जी या विचार के नियंत्रण को पा लेते हैं, है ना, जी विचार का यदि हमारा नियंत्रण है, तब व्यवहार में मूल्य पूर्वक जीना बनता है ना। जी 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 यदि मान लीजिए हमारे विचार में अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियां हैं, जी यानी हम, हमारा पूरा जो विचार शक्ति है वो सुविधा संग्रह में लगी है, द्वेष में लगी है, विद्या में लगी है, अभिमान में है, भय में लगी है ना। जी जी। तो हम व्यवहार का मूल्यों के साथ व्यवहार निर्वाह नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि संबंध भी नहीं पहचान पाएंगे, है ना। क्योंकि मन लगेगा ही नहीं संबंध निर्वाह में, है ना। जी तो एक मिनट में इसको पूरा कर दूं। तो परिवार में मूल्य होता है ना, मूल्य। जी तो मूल्य निर्वाह की निरंतरता के रूप में समाधान का ही प्रमाण आता है, जिसको हम लोग न्याय के निर्वाह की निरंतरता भी बोलते हैं ना। तो ये जो मूल्य निर्वाह की निरंतरता है वो परिवार में है, वहां तक कोई सामाजिक नियम की जरूरत नहीं है, और वहां कोई हम्म सामाजिक संतुलन की बात भी नहीं है, क्योंकि अभी हम्म। समाज की बात नहीं हो रही, परिवार है। परिवार की बात हो लेकिन रही है। जैसे ही परिवार परिवार के बीच में संबंध होता है, यानी दो परिवारों हाँ के बीच ओके। में संबंध है, या दो से अधिक परिवारों के बीच में, या 10 परिवारों के बीच में संबंध है ना, या 100 परिवारों के बीच में संबंध है, या 1000 परिवारों के बीच में संबंध है, तब स्वधन का मुद्दा आता है ना। तब स्व नारी स्व पुरुष का मुद्दा आता है। स्व पुरुष स्व नारी परिवार में नहीं होता, जी परिवार में तो सब संबंध परिभाषित हैं, है ना। जी जी तो वहां पर और सब संबंधों में अपेक्षाएं निहित हैं। लेकिन जब दो परिवारों के बीच में है, तब स्व नारी स्व पुरुष का प्रश्न आता है। उसी तरीके से दयापूर्ण कार्य व्यवहार परिवार में नहीं होता है, परिवारों की परस्परता में दयापूर्ण कार्य व्यवहार होता है। तो अच्छा। इसीलिए ये जो सामाजिक नियम पूर्वक ही अखंड समाज सूत्रित होता है, नहीं तो समाज बनने की क्रिया ही नहीं होगी, है ना। यदि पर धन पर नारी पर पुरुष पर पीड़ात्मक कार्यक्रम है, तो परिवार समाज में बनेंगे ही नहीं, समाज बनेगा ही नहीं, जिसको अपन समाज कहते हैं ना।
परिवारों की परस्परता में या परिवारों के संबंध में समाज रूपी घटना है ना। जी जी जी, और बहुत बढ़िया। समाज ही अखंड समाज है। तो इसलिए अखंड समाज या सामाजिकता की जो बुनियाद है वो सामाजिक नियम है। सामाजिक नियम पूर्वक ही परिवारों की परस्परता में परिवार से लेकर विश्व परिवार तक संतुलन स्थापित होता है। जी ये परिवार से विश्व परिवार के बीच में जो संतुलन स्थापित होता है उसी को सामाजिक संतुलन कहते हैं ना। जी जी ठीक है जी भैया, थैंक यू। हाँ। अंकल इसमें जो पूत बोला है वर्ड है ना कि सुसंस्कार पूत पूर्वक, तो पूत मतलब कहाँ से आ रहा है, इसका पूत क्या यानी मतलब? पूत यानी उससे परिपूर्ण होना। अच्छा। सुसंस्कार पूत यानी सुसंस्कारों में ही बने रहना। पूत का मतलब संतान से नहीं है यहाँ पे। हाँ। जैसे प्रमाण पूत होना मतलब प्रमाण के साथ होना है ना, निरंतर प्रमाण के साथ बने रहना। तो वैसे ही सुसंस्कार पूत होना यानी सुसंस्कार से संपन्न होना, ऐसा बोल सकते हैं। सुसंस्कार संपन्नता पूर्वक ऐसा भी पढ़ सकते हैं। मानव संस्कृति का उद्गम है। तो जब ये सुसंस्कार परिवारों से लेके समाज तक फैलते हैं है ना, उसी को मानव संस्कृति कहते हैं। यानी परिवार से लेके विश्व परिवार तक ये जो हमने सुसंस्कार पढ़े थे ना अभी, ये सुसंस्कार यदि हमको पूरी मानव परंपरा में देखने को मिलते हैं, उसी से मानव संस्कृति का उद्गम होता है। यह तब तक संस्कार पूत होता ही रहेगा जब तक यह पूर्ण जाए है ना। तो इसलिए पूर्णता के लिए ये जो संस्कार है वो सुसंस्कार और सुसंस्कार से संस्कृति है ना। संस्कृति पूर्णता के अर्थ में कृति है ना, इस अर्थ में इसको समझना चाहिए। ठीक है। और संस्कार में ये संस्कार मतलब सच्चाई को समझना भी है ना, सच्चाई को समझना ही संस्कार कहते हैं ना। हाँ, संस्कार का मतलब जिसको हम लोग स्वीकृतियां बोल रहे हैं, सच्चाई की स्वीकृति, सच्चाई की स्वीकृति, या जिसको समझदारी कह रहे हैं, या जिसको ज्ञान कह रहे हैं, जिसको विवेक कह रहे हैं है ना। तो जो पहला सेंटेंस है भैया, ये मानव में समाहित संस्कार ही उसके स्वभाव को अभिव्यक्त करता है, ये तो बेसिकली जागृत और भ्रमित मानव दोनों के हिसाब से ऐसा परफेक्ट बैठता ही है। मतलब ये तो बेसिक थंब रूल टाइप का हो गया। जब भ्रमित मानव रहता है ना, तो भ्रमित मानव में संस्कार नहीं होता, मान्यता रहती है ना। हाँ, बट उसके हिसाब से वो अभिव्यक्त करता है। अच्छा, हाँ, उसके आधार से अभिव्यक्त करता है। तो जो जागृत मानव है उसमें संस्कार रहता है, समझदारी रहता है। जी भैया, समझदारी के आधार पे उसका स्वभाव होगा है ना, जिसको हम लोग धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा करना है ना। और स्वभाव को अभिव्यक्त करना भैया व्यवहार कहेंगे ना। व्यवहार, स्वभाव को अभिव्यक्त करना ही व्यवहार हो गया ना परस्परता में। हाँ, ये जो मानव का स्वभाव की बात कर रहे हैं ना जी। तो मानव का जो स्वभाव है ना, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा करना है, ये परिवार से विश्व परिवार के रूप में क्रमशः रहता है ना। जैसे परिवार में धीरता रहेगी है ना, और जब प्रदायी क्षमता विकसित होगी है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई समझदार व्यक्ति शिक्षा संस्कार विधि से समाज में उसको स्थापित करता है, तब वीरता आएगी है ना। अच्छा। और उदारता, उदारता का मतलब है जो कोई आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है उसको समाज अर्थ में नियोजित करता है ना, परार्थ में या परमार्थ में नियोजित करता है, तो उदारता हो गई, बिना प्रतिफल की अपेक्षा के है ना। अच्छा अच्छा, उदारता हो गई। फिर दया है, फिर कृपा है, करुणा है, इस तरीके से। तो ये अलग अलग स्टेज पे अभिव्यक्ति है। हाँ, समझ के रूप में तो परिवार में रहती है, स्वायत्त मानव में समझ के रूप में। तो ये जो समझ का जो प्रमाणीकरण है वो अलग अलग स्टेज पे ही होता है, अलग अलग स्तर पे होता है ना। जी 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 जी। तो दिव्य मानव कहाँ पर है, तो 9वीं 10वीं जो सोपान है वहाँ दिव्य मानव। अच्छा। और उसके बाद जो 7वीं 8वीं सोपान है वहाँ पर, और 6वीं सोपान है वहाँ से देव मानव है ना। उससे पहले तक मानव है, जिसको अपन कह मानव। तो मानव तक धीरता, वीरता, उदारता है। मानव से ऊपर जाते हैं तो दया सहित है, दया कृपा है। फिर दिव्य मानव में दया कृपा सभी करुणा तक है ना।
इस तरीके ये से इसका बढ़िया बाबा प्रमाण व्यवस्था में होता है ना जी, बहुत बढ़िया भैया। जी। अगला पेज 10 नंबर है ना। संस्कार पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप मानवीयता अति मानवीयता पूर्ण स्वभाव ही है। तो मानवीयता पूर्ण हो गया, धीरता वीरता उदारता, अति मानवीयता यानी दया कृपा करुणा, है ना। सुसंस्कृति संपन्नता का प्रत्यक्ष रूप मानवीयता पूर्ण स्वभाव है। तो सुसंस्कृति संपन्न यदि कोई समाज हो गया है, उसका प्रमाण क्या है? तो मानवीयता पूर्ण स्वभाव स्थापित हो गया है ना। यदि अंकल शिक्षा इसमें संस्कार के रूप में सुसंस्कृति और संस्कार पूर्णता में क्या डिफरेंस हो गया? संस्कार पूर्णता समझ के रूप में है और सुसंस्कृति आचरण के रूप में। समझ का पूर्ण हो जाना संस्कार पूर्णता है, और यदि ये आचरण में अभिव्यक्त होती है तब वो संस्कृति है। अच्छा, फिर संस्कृति स्वभाव के रूप में व्यक्त होती है ऐसा? हाँ, संस्कृति जो है संस्कृति का फैलाव। हाँ, संस्कृति जो है वो स्वभाव के रूप में आती है। स्वभाव भी आचरण में आता है तो संस्कृति भी आचरण में आती है ना। जैसे समाधान की अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन, ये भी संस्कृति है। तो व्यवहार में समाधान का प्रकाशन, ये भी संस्कृति है। और व्यवस्था में समाधान का प्रकाशन, ये भी संस्कृति है ना। तो संस्कृति तीनों आयाम में रहती है, विचार आयाम में, व्यवहार आयाम में और व्यवसाय आयाम में, है ना। तो विचार आयाम में संस्कृति रहती है जब हम समाधान पूर्ण अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन करते हैं ना। व्यवहार आयाम में जो संस्कृति रहती है कि जब हम न्याय के रूप में व्यवहार करते हैं या कर्तव्य और दायित्वों का पालन करते हैं, उसमें जो समाधान बना रहता है ना, उसको भी संस्कृति बोलते हैं ना। इसी तरीके से जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन परिवार में होता है, परिवारों की परस्परता में होता है, फिर ग्राम की परस्परता में होता है, ग्राम में होता है ना। तो इस तरीके से उत्पादन में जो समाधान बना रहता है ना, वहां भी संस्कृति होती है। इस तरीके से संस्कृति पूर्णता के अर्थ में हम उसको विचार प्रधान रूप में पहचानते हैं। विचार आयाम प्रधान रूप में संस्कृति में रहता है। सभ्यता में व्यवहार आयाम प्रधान रूप से रहता है। व्यवस्था में, है ना, उत्पादन आयाम प्रधान रूप से रहता है। व्यवसाय आयाम में, है ना, उत्पादन के रूप में रहता है। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया, हाँ, यह एक जो अभी जो चर्चा चल रही थी जिसमें आपने बताया कि आवश्यकीय जो प्रवृत्ति है उसके पालन से अपने में विचार में नियंत्रण आता है, जिसको आपने कहा कि समाधान में ही वो तृप्त होता है, और वो जब उसके आधार पर अध्ययन करने में अपनी तीव्रता बनती है और फिर साक्षात्कार होता है। तो भैया ये क्या समाधान साक्षात्कार से पहले बोला जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये कहा कि यदि हमारा वैचारिक नियंत्रण है जी, तभी हमारा श्रवण मनन, है ना, और साक्षात्कार की क्रिया में मन लगेगा, है ना। ठीक बात। श्रवण मनन अध्ययन जिसको अपन करें वो सब में मन लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं अगर विचार में अनियंत्रण है ना। जी, तो विचार के नियंत्रण पूर्वक ही हम संतुलन को पहचानते हैं, है ना। संतुलन का मतलब क्या है? बोध संपन्न हो जाना, समझदारी संपन्न हो जाना, जी, है ना। उसी को अपन संतुलन, उसी का नाम समाधान भी है। जी, जी, ठीक है, जी, जी, ठीक। फिर ये जो समाधान है, जब सर्वतोमुखी समाधान हो जाता है तभी उसको धर्म कहते हैं। सर्वतोमुखी समाधान हर आयाम, हर कोण, हर परिप्रेक्ष्य में रहता है, उस अर्थ में सर्वतोमुखी समाधान है ना। सर्वतोमुखी समाधान के रूप में जो है 10 सोपानी व्यवस्था के रूप में सार्वभौम व्यवस्था रहती है, जिसको अपन सार्वभौम व्यवस्था कहते हैं। जी भैया, जी, धन्यवाद। जी। फिर है विकृत संस्कृति का प्रत्यक्ष रूप ही अमानवीयता है। अमानवीयता का हमको पता ही है, दीनता, हीनता,
और क्रूरता की, है ना, और प्रिय हित लाभ की जो दृष्टि है, उस अर्थ को, उसको हम लोग कह रहे हैं कि वो अमानवीयता है। उसी को विकृत संस्कृति भी कह रहे हैं, यानी विकृत विचार कह रहे हैं, विकृत व्यवहार कह रहे हैं ना, विकृत व्यवस्था कह रहे हैं, वो सर। सामाजिकता पूर्ण संस्कृति मानवीयता पूर्वक स्पष्ट होती है। ऐसी मानवीयता के पोषण के लिए संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था है ना। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। सामाजिक पूर्ण संस्कृति मानवीयता पूर्वक स्पष्ट होती है। ऐसी मानवीयता के पोषण के लिए ही, मानवीयता के पोषण के लिए पहले संस्कृति, इसके बाद सभ्यता, फिर विधि और व्यवस्था, है ना। ये परस्पर पूरक हैं। कैसी पूरक हैं? तो संस्कृति का पोषण सभ्यता करती है, और सभ्यता का पोषण विधि, और विधि का पोषण व्यवस्था, और व्यवस्था का पोषण संस्कृति करती है। ये जो सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था है, ये परस्पर पूरक हैं, क्योंकि संस्कृति का पोषण सभ्यता करती है। कैसे करती है? तो जब परिवारों में सभ्यता आ जाती है तभी शिक्षा संस्कार आता है ना। यदि परिवारों में ही जीना ही आपस में ठीक से नहीं बन रहा है तो शिक्षा संस्कार, यानी जिसको हम लोग संस्कृति कह रहे हैं, वो मानव परंपरा में आएगी नहीं। इस दृष्टिकोण से संस्कृति का पोषण सभ्यता करती है ना। फिर सभ्यता का पोषण विधि करती है। तो सभ्यता पूर्वक जीना कब बनता है? जब हम विधि को पहचान लेते, और विधि का पोषण जो है वो व्यवस्था करती है। तो कोई भी जो विधि हम अपनाते हैं उसका जो पोषण है वो व्यवस्था पूर्वक होता है। व्यवस्था का पोषण संस्कृति करती है, क्योंकि संस्कृति यानी शिक्षा संस्कार ही व्यवस्था के लिए मानसिकता का निर्माण करती है ना। इसीलिए व्यवस्था का पोषण संस्कृति करती है। जागृत परंपरा में ये स्पष्ट हो गया ना, ये सूत्र योगेश भाई? हाँ भैया, स्पष्ट है ना? अपन ने इस पे बिल्कुल काफी बिल्कुल। डिस्कशन इसमें तो काफी चर्चा भी हुई है। हाँ अंकल हाँ इसमें हाँ जो जी। सभ्यता कह रहे हैं कि सभ्यता संस्कृति का पोषण करती है, ये उल्टा नहीं होता है। मतलब नहीं, अभी समझ, यदि आप फिर उसके अकॉर्डिंग आचरण, फिर उसके अकॉर्डिंग विधि व्यवस्था। नहीं, यदि आप व्यक्ति में देखेंगे, है ना, इसको यदि परंपरा में देखेंगे तो पहले मानव को न्यायपूर्वक जीना सीखना पड़ेगा आपस में। जब न्यायपूर्वक मानव जिएगा तभी शिक्षा संस्कार जो है उसका उदय होगा। यदि मानव न्यायपूर्वक नहीं जीता है, यानी व्यवहार में नहीं जी पा रहा है, तो शिक्षा संस्कार आएगा कहाँ से, है ना। यानी संस्कृति का प्रकटन ही नहीं होगा मानव परंपरा में। तो ये परंपरा में ऐसा होता है कि व्यवस्था से फिर विधि होती है पोषित, फिर विधि से सभ्यता, और सभ्यता से फिर संस्कृति, और फिर संस्कृति से व्यवस्था। आज जिगर भाई नहीं है क्या? आज है भैया। जिगर भाई हैं? हाँ जिगर भाई है ना। जिगर भाई कुछ बोलना है इसमें? मुझे लग रहा है नहीं। जिगर भाई थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी नहीं है, लेकिन थे जरूर, थे सही। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। हाँ हो सकता है शायद, है ना, वरना थे वो शुरू में थे। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, ठीक है, ठीक। फिर है कि जागृत परंपरा में मानवीयतापूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कारों का प्रदर्शन है। तो ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये किस रूप में है? तो जिनको हम लोग उत्सव कह रहे हैं ना, उत्सव के रूप में। योगेश भाई, हाँ याद आ रहा है आप हैं? किसमें उत्सवशीलता के रूप में रहते हैं ये जो अभी प्रचलित परंपरा में। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में नाच गान, कपड़े। नहीं, नाच गाना कपड़े तो प्रचलित परंपरा की बात कर रहा हूँ, उसी को सांस्कृतिक।
जागृत परंपरा में भी हैं। हाँ भैया, वो तो लेकिन उत्सव के रूप में है। प्रयोजन, हाँ, उत्सव के रूप में है ना। प्रयोजन तो के अर्थ में जो है जन्मोत्सव, नामकरण क्रिया, हाँ फिर हाँ हाँ, है ना? तो प्रमाणीकरण उत्सव, फिर शिक्षा संस्कार में दीक्षा उत्सव, ऐसे हाँ बहुत सारे उत्सव की जो हाँ बात। हाँ, उसी तरह तो जो है। यहाँ पर उसी की बात कह रहे हैं कि जागृत परंपरा में मानवीयतापूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कारों का ही प्रदर्शन है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समझदारी यानी प्रयोजन के अर्थ में ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन होता है। मूल बिल्कुल मूल भैया, आशय यही है ना। बिल्कुल। क्योंकि जागृत परंपरा संस्कार विहीन मानव नहीं है, क्योंकि वहाँ संस्कार विहीन मानव नहीं है, इसलिए उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संस्कारों का प्रदर्शन यानी समझ का प्रदर्शन है ना, जो सह अस्तित्व के रूप में जो समझ है उसका प्रदर्शन होता है। जबकि भ्रमित मानव परंपराएं समुदायों के रूप में गण्य है। यही संपूर्ण समस्या का कारण है। समस्याएं संस्कार का प्रमाण नहीं है, क्योंकि सभी समस्याएं समाधानित होते ही हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जबकि भ्रमित मानव परंपराएं समुदाय के रूप में गण्य है, और समुदाय के रूप में रहने के कारण ही वहाँ पे सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था परिभाषित नहीं हो पाती, क्योंकि संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था पूर्णता के अर्थ में ही परिभाषित होती है ना। तो इसलिए वहाँ पर ये सब समस्या बन जाती है। समस्याएं संस्कार का प्रमाण नहीं है, क्योंकि सभी समस्याएं समाधानित होते ही हैं। कि चित्रण व विचार ही क्रमशः कला एवं उपादेयता को प्रकट। भैया हेलो, ये भ्रमित मानव समुदाय के रूप में गण्य है, तो इसमें समुदाय में रहने से समस्या कैसी होगी भैया? ये यही संपूर्ण समस्या। समुदाय मतलब ये तो मतलब एक प्रकार से जो सोसाइटी, ग्रुप्स और ऐसा समुदाय मतलब क्या है? जो व्यवहारवादी समाजशास्त्र है ना, उसमें 11 प्रकार के समुदाय चित्रण की बात आई है ना। और समुदाय चेतना में समाधान नहीं है ना। आपको पढ़ के बताऊं वो पैराग्राफ? जी, मतलब इसमें समुदाय में रहना, भ्रमित मानव परंपराएं समुदाय के रूप में गण्य है, और ये कैसे प्रॉब्लम हो गई? जो समुदायों में स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार होता है, पहली चीज। दूसरी बात है उनमें वैर विरोध बना रहता है, सभी अपने को दूसरे से श्रेष्ठ माने रहते हैं। तीसरी बात है इसी कारण से उनमें संघर्ष रहता है ना। तो पूरी मानव जाति में यदि हम लड़ाई झगड़ा युद्ध आदि को देखते हैं तो वो समुदाय संघर्ष ही है, समुदाय संघर्ष के रूप में रहता है ना। इस रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे समुदाय चित्रण की बात है कि नस्ल, रंग नस्ल, जाति, मत, पंथ, परंपरा, धर्म, भाषा, देश, धन और पद, इस रूप में समुदाय चेतना है ना। तो जागृति क्रम में 2 पद पे पशु मानव, राक्षस मानव, और जागृति पूर्वक जो है 3 पद हैं। जागृति पूर्वक 3 है ना, जिनको हम लोग मानव, देव मानव, दिव्य मानव। तो ये जो समुदाय, जो परंपराएं हैं ना, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक उनमें संघर्ष, विरोध है ना, दूरी, ये सब बनी रहती है, उनमें एकता नहीं रहती। यही समस्या है। और समुदाय चेतना में जो मानव का जीने का स्वरूप है वो प्रिय, हित, लाभ, भय, प्रलोभन, आस्था, सुविधा, संग्रह, भोग, इसके आधार पे रहता है ना। तो जो समुदायों का जो जीना है ना, तो इसमें लिखा है कि मानव ने अनेक समुदाय या भांति भांति समुदाय परंपरा के रूप में अपने को प्रकाशित किया। इसमें जागृति का संकेत भय, प्रलोभन, आस्था, प्रिय, हित, लाभ, सुविधा, संग्रह, भोग, इन 9 बिंदुओं के आधार पे ही आवश्यकताओं का चित्रण होता है ना, इस रूप में। फिर इसमें ये भी लिखा है कि ये
इन परिभाषाओं के ढांचे खांचे में सुदूर विगत से आई समुदाय परंपराएं सकारात्मक पक्ष के रूप में चित्रित व्यवहृत किए जाने के साक्ष्य समाज शास्त्र में देखने को नहीं मिलते हैं। इसी कारण समुदायों के बीच वर्तमान घटना के रूप में घृणा, उपेक्षा एवं युद्ध का ही जिक्र है। तो अभी जितने भी प्रकार के समुदाय हैं उनमें परस्परता में घृणा, एक दूसरे की उपेक्षा या फिर युद्ध है ना। जैसे मान लीजिए हिंदू मुसलमानों का युद्ध है या मुसलमान ईसाइयों का युद्ध है, ये दिखाए। और इसी के साथ एक दूसरे का शोषण, अपहरण आदि का भी उल्लेख मिलता है। ये सब नकारात्मक पक्ष हैं। फिर भी इसमें ग्रसित रहने के लिए सभी समुदाय मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास अखंड समाज में जीने की जगह नहीं है ना, इसीलिए वो उसमें जीने के लिए मजबूर या बेबस है ना जी। तो इस आधार पे ये जो समुदाय चेतना है वो समस्या के रूप में है ना। और अगर अपन जागृति क्रम में है, हाँ, तो हम और समुदाय से मुक्त हो जाते हैं। हर समुदाय का जो आधार है वो कोई ना कोई मान्यता रहती है। अच्छा, संस्कार नहीं होते, सही बोला। और वो जो मान्यता है वो रहस्य होता है ना, रहस्य। तो कोई रहस्य को, यानी रहस्य क्या है तो अज्ञान है। तो हम उस अज्ञान को सही मान लेते हैं, उसके आधार पर चलते हैं ना। जी। उसी से समुदाय बनते हैं। इसीलिए इनकी जो समुदायों का विश्लेषण करने पे पता लगता है कि इनमें लक्ष्य की स्पष्टता भी नहीं होती है। क्या पाना है वो स्पष्ट नहीं है ना जी। और किसको पाना है वो भी स्पष्ट नहीं है जी है ना। तो जी, सही बात है। इसके लिए मान्यताओं के आधार पे सभी समुदाय जो है वो जीते। और इसीलिए अज्ञान रहता है, इसीलिए भय बना रहता है अज्ञान के कारण। जैसे अभी अपन लोग देख रहे हैं ना, अभी रोज मीडिया में क्या देख रहे हैं, हर समुदाय में भय बना हुआ है ना, एक दूसरे जी, से। सही बात है। लोग साथ में आके बड़े बड़े टाउनशिप और सोसाइटी बना लिए हैं और लोग साथ में कहने के लिए साथ में हैं, लेकिन ये सारी समस्याएं जो आपने गिनाई हैं ये समुदाय के अंदर भी है, एक सोसाइटी में भी है, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी के बीच लड़ाई झगड़ा कंपटीशन भी है, धर्म के आधार पे भी है, क्षेत्र के आधार पे भी है, रिलीजन और बहुत सारी चीजों के आधार पे, हर तरीके से वही है। तो वो सोसाइटियों में भी आपस में ही झगड़े बने रहते जी। छोटी छोटी चीजों पे झगड़े बने। जी, अभी के कोरोना को लेके भी काफी कुछ हमारी सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे हैं काफी कुछ इसमें नियम नियंत्रण रखे हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन अब बहुत के लोग हैं अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, उस पर भी झगड़े हो रहे हैं, किसी को सही लगता है किसी को गलत लगता है। क्या है कि जो समुदाय चेतना है उसमें जो विधि है वो शासन विधि है। हाँ, थोड़ा सा ये बात तो है। तो जो शासन विधि प्रेरणा रहती है ना। जी। क्योंकि हमारा जो वर्तमान में जो स्टेट नेशन है वहाँ भी शासन विधि है। तो जैसे ही कोई आदमी सोसाइटी का अध्यक्ष बनता है या सेक्रेटरी बनता है वो शासन करने लगता है। उसको लगता है कि अध्यक्ष बनने का मतलब है हमको शासन करना है। वो ये मानते ही नहीं कि व्यवस्था करना है ना, और जो भी व्यवस्था करना है वो शासन पूर्वक करना है, डंडा चला के करना है ना। इससे झगड़े पैदा हो जाते। यही हम समुदाय में भी समझते हैं। समुदाय में भी लोग अपनी मनमानी को थोपना चाहते हैं ना समाज जी। नहीं मानते हैं तो बल का प्रयोग करते हैं, भय बढ़ाने का प्रयोग करते हैं। नर्क में जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। या प्रलोभन का उपयोग करते हैं। अभी वीडियो सुन रहा था मैं कि वो कोई मौलाना साहब बोल रहे थे कि यहाँ कहाँ फंसे हो, वहां पर ऐसी हूरें मिलेंगी और उनका ऐसा आंख होगा। तो ये प्रकारांतर से सभी समुदायों में है ना। हमारे यहाँ भी स्वर्ग की जो कल्पना है वहाँ पे सब प्रकार के जो मानव परंपरा में अवैध माने गए हैं ना वो सब काम जो है जी। और भय तो रहता ही है ना। भय तो रहता ही है। वो निजामुद्दीन वाले, बरकत वाले बोल रहे थे जी एक चैनल के ऊपर कि भाई अभी कोरोना से तो अल्लाह ताला ने थोड़े से लोग ही मारे हैं। जब अल्लाह ताला खुद आएंगे, जो उनकी क़यामत का जिक्र है ना, जब क़यामत आएगी तो पहले जब वो खुद आएंगे तो सबको ले जाएंगे। तो अभी इतने में डरने की क्या बात है
तो ये सब समुदायों में क्योंकि अज्ञान है ना, जी अज्ञान पूर्वक मान्यताएं हैं, इसीलिए जी जी। रहस्य है ना, नहीं, तो वो रहस्य आपने में बहुत सही बोला। वो आपने बोला जो मान्यताएं रहती तो संस्कार नहीं होते, और जब संस्कार होते हैं तो मान्यताएं नहीं रहती। और संस्कार पूर्वक अगर रहेंगे तो जागृत परंपरा, मान्यता पूर्वक रहेंगे तो समुदाय के हिसाब से संपूर्ण हाँ। समस्या का। जी जी तो बोलिए। यहाँ पे क्या है, सहअस्तित्ववाद में सब कुछ स्पष्ट है, कोई रहस्य नहीं, तो हम्म। इसलिए यहाँ समुदाय बनता ही नहीं है, कोई बना भी नहीं सकता है ना नहीं, जैसे अल्टीमेटली। जैसे 7-8 परिवार, आप जैसे 7-8 परिवार जागृति परंपरा में साथ में रहना चाह रहे हैं, तो उनको अपन समुदाय नहीं बोलते फिर यहाँ उसमें समुदाय क्या है, वो तो पहले इकट्ठा होने से पहले ही कहते हैं कि भैया अध्ययन के लिए इकट्ठे हैं अपन, पे। दाल हाँ रोटी के लिए नहीं है, यहीं से शुरू हाँ होता है ना। हाँ हाँ। तो यहाँ पर वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं तो अध्ययन वध्ययन नहीं है, उनको कोई पढ़ना लिखना थोड़ी है, उनका हम्म। मूल उद्देश्य है कि हमको सुविधाएं मिलना चाहिए, हाँ, सुविधाएं बेसिस पे है, सही बात है। सुविधा के बेस पे, संग्रह हम्म के बेस पे है ना, हम्म। या असुरक्षा के कारण से। हाँ, ये भी और है। असुरक्षा भी समुदाय चेतना को जन्म देती है, हम्म। और उसके लिए भी हर में स्वयं श्रेष्ठता होती है, इसलिए दुनिया हम्म का छोटे से छोटा समुदाय भी अपने को श्रेष्ठ माने रहता है। हम्म। तो किसी का श्रेष्ठता का आधार ये रहता है कि हम दुनिया के सबसे प्राचीन हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, और जो नए समुदाय आए हैं वो कहते हैं कि ये जो प्राचीन में जो गड़बड़ियां थी उसके कारण से नए आए हैं, इसीलिए सही। नए जो है ज्यादा श्रेष्ठ हैं, ऐसा रहता है। हम्म हमको कोई एक नए संप्रदाय वाला नाम नहीं लूंगा, वो कह रहा था कि हमारा समुदाय भी 700 साल पहले आया है, तो इसलिए जो हजारों साल गलतियां होती रही उनको ठीक करके ये समुदाय आया है ना, इसीलिए इसमें ज्यादा पवित्रता शुद्धता है, ज्यादा अपडेटेड वर्जन है ये। अपडेटेड वर्जन है। आर्य समाजी भी ऐसे ही मानते थे शुरू में कि वो जो हिंदू सनातन परंपरा है उससे उत्कृष्ट लोग हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें जो गड़बड़ियां थी उनको निराकरण कर दिया, ऐसा मानते हैं। जबकि ये सब समुदाय ही हैं, अल्टीमेटली समुदाय आपस में लड़ते रहे, और उनके पास लड़ना ही मूल कार्यक्रम है, क्योंकि घृणा रहती है, द्वेष रहता, परस्पर द्वेष रहता है, एक दूसरे, मतलब घृणा का मतलब है कि हम दूसरे को अपने से नेष्ट मानते हैं ना, उस आधार पे घृणा रहती है। घृणा ही फिर हिंसा का रूप ले लेती है। फिर वो ये कहते हैं कि जो श्रेष्ठ है उसी को शासन करने का अधिकार है, यहाँ से हो जाता है। जी तो शासन परंपरा में है ही, तो वो प्रेरणा बन जाती है, जी। है ना। तो इसीलिए कहीं पर भी, जैसे मान लो कोई शिक्षा में भी हम देखते हैं, मैं वाइस देखता था यूनिवर्सिटी में, कोई वाइस चांसलर हो जाता है, फिर वो मानता है कि वो प्रोफेसर से ऊपर हो गया, क्योंकि उसने ज्ञान से बड़ी चीज शासन को मानते हैं, वो शासन के पद पे आ गया इसलिए वो बड़ा हो गया। ऐसे ही मिनिस्टर मानते हैं, ऐसे ही सेक्रेटरी लोग मानते हैं, आईएएस लोग मानते हैं, क्योंकि वो शासन करने लगे। तो इसलिए जो शिक्षा यानी ज्ञान संपन्न व्यक्ति है उससे वो श्रेष्ठ है, ऐसा उनमें श्रेष्ठता का मान्यता बना रहता है, क्योंकि शासन को ही सर्वश्रेष्ठ चीज माना है। मतलब इसे समुदाय का जो कॉन्सेप्ट भैया, ये लिविंग मॉडल में तो है ही है, बट शिक्षा शिक्षा एक प्रकार से अपने आप में समुदाय है। वहां भी इसी प्रकार की समस्याएं हैं, जैसी समस्याएं लिविंग सब जगह है। हाँ अभी सब। क्लास क्लास में भी बच्चे, हमारे बच्चे हैं, वो कहते हैं कि हमको मॉनिटर बना दिया। तो वही तो वो क्या मान, किया मॉनिटर बन के, तो बस फिर वो डंडा लेके खड़ा हो जाना। डंडा डंडा लेके खड़ा हो गया। और टीचर वो अप्रिशिएट करती तो उनको एक मॉडल मिल जाता है कि यही तरीका है आगे चलने का। हम्म। तो ये है ही भैया ये। प्रेरणा वही है ना, समाज में प्रेरणा वही है, तो हर समुदाय में प्रेरणा वही है जी ना, डंडा चला पाए यदि। फिर ये है कि किसका डंडा चलेगा, मेरा के उनका। जी तो जिसका डंडा ज्यादा तेज चलेगा वो मानेगा हम सफल हैं। जी। हेलो। हाँ, मैं हेलो। डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से रिकनेक्ट अच्छा, हुआ। हाँ हाँ भैया, ठीक है।
अब आवाज आने लगी ना? ठीक जी है, हाँ भैया आ रही है। ठीक है, ये अच्छी चर्चा हो गई, जी भैया। काफी चीजें और स्पष्ट हुई हम लोग। तो हम आ गए थे कि चित्रण व विचार ही क्रम से कला एवं उपादेयता को प्रकट करते हैं। विचार सुसंस्कार से संबद्ध रहना ही जागृति है, यानी विचार सुसंस्कारों से संबद्ध रहना ही जागृति है। सुसंस्कारों की अभी अपन ने बात कर ली है ना। मानवीयतापूर्ण संस्कार ही सार्वभौम संस्कृति का द्योतक है। तो यदि सार्वभौम संस्कृति को यानी मानव संस्कृति को यदि हमको पहचानना है तो उसके लिए मानवीयतापूर्ण संस्कार को पहचानना है। तो मानवीयतापूर्ण संस्कार ही मानवीयतापूर्ण स्वभाव, धर्म आदि के रूप में पहचानने में आते हैं। इसमें से निम्न अर्थात अमानवीय प्रवृत्तियों का सार्वभौम होना संभव नहीं होता। तो ये सार्वभौम क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी सार्वभौमिक स्वीकृति रहती है और मानवीय प्रवृत्तियों की स्वीकृति नहीं रहती है, यानी दीनता, हीनता, क्रूरता की स्वीकृति नहीं है, प्रिय हित लाभ की स्वीकृति नहीं। तो प्रिय, मेरा प्रिय कुछ लोगों का प्रिय हो सकता है, मेरा हित कुछ लोगों का हित हो सकता है, मेरा लाभ कुछ लोगों का लाभ हो सकता है। इस अर्थ में है ना, वो सार्वभौमिक, उसका सार्वभौम होना संभव नहीं है। तो प्रिय हित लाभात्मक दृष्टियों से जो भी स्वभाव बनता है उन सब की सार्वभौमिकता सिद्ध नहीं होती, या उसके आधार पर जो भी आचरण बनता है उसकी भी सार्वभौमता सिद्ध नहीं होती। सामाजिक नियमों के पालन से ही स्वस्थ सार्वभौम संस्कृति और सभ्यता का उदय होता है। सामाजिक नियम की अभी बात की थी है ना, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इस रूप में जो सामाजिक नियमों का पालन करने से सार्वभौम संस्कृति एवं सभ्यता का उदय होता है। फलतः समाज ही अखंडता की एवं उसकी अक्षुण्णता सिद्ध होती है। तो समाज की अखंडता और उसकी अक्षुण्णता के बुनियाद में सामाजिक नियमों का परिपालन है ना। सामाजिक नियम ही सार्वभौम संस्कृति और सभ्यता के उदय का मूल कारण है ना। इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगला पैरा है, मानव ही ऐसी इकाई है जो केवल अपनी ही सुख सुविधा से संतृप्त नहीं है। मानव ही ऐसी इकाई है जो केवल सुख सुविधा से, केवल अपनी ही सुख सुविधा से संतृप्त नहीं है, अपितु समझदारी पूर्ण व्यवहार एवं व्यवस्था से संतृप्त होता है। तो मानव एक ऐसी इकाई है जो केवल दाल रोटी कपड़ा लत्ता इस सुविधाओं से तृप्त नहीं होता है ना। वो समझदारी में, न्यायपूर्ण व्यवहार में और मानवीय आचरण में ही तृप्त होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त सुविधा की सुरक्षा एवं सदुपयोग चाहता है। तो ये जो सदुपयोगता और सुरक्षा हम चाहते हैं उसके मूल में भी यही कारण है ना। सुरक्षा और सदुपयोगता कैसे हो सकती है? तो समझदारी से हो सकती है, न्यायपूर्ण व्यवहार से हो सकती है, व्यवस्था से हो सकती है। व्यवस्था विधि से है ना, मानव के विचार की सुरक्षा हो सकती है, व्यवहार की सुरक्षा, उत्पादन की सुरक्षा हो सकती है। विचार का सदुपयोग हो सकता है, व्यवहार का सदुपयोग हो सकता है और उत्पादन का सदुपयोग हो सकता है ना, समृद्धि का सदुपयोग हो सकता है, जो अनिवार्य है। तो यदि मानव सुरक्षा और सदुपयोग कर पाता है तभी वो तृप्त होता है, ऐसा। तो सुरक्षा और सदुपयोग तभी कर पाता है जब उसमें समझदारी के रूप में संस्कार होता है और वो संस्कार व्यवहार में संस्कृति के रूप में व्यक्त होता है और संस्कृति व्यवस्था के रूप में स्थापित होती है, इस अर्थ में है ना। इस प्रकार मानव सामाजिक व न्यायिक इकाई सिद्ध हुआ या सिद्ध होने के लिए बाध्य है। दोनों बातें कह रहे। सामाजिकता बौद्धिकता एवं भौतिकता का संयुक्त रूप है। सामाजिकता जो है बौद्धिकता और भौतिकता का संयुक्त रूप है, यानी बौद्धिकता से भी सामाजिकता आती है और भौतिकता यानी जो समृद्धि को यदि हम सदुपयोग विधि से समृद्धि सुलभता के अर्थ में उसको स्थापित करते हैं वो भी सामाजिकता।
तो सामाजिकता बौद्धिकता एवं भौतिकता का सामाजिकता बौद्धिकता एवं भौतिकता का संयुक्त रूप है। बौद्धिक क्षमता के नियंत्रण में भौतिकता, बौद्धिक क्षमता के नियंत्रण में भौतिकता, क्योंकि विचार के अभाव में उत्पादन व व्यवहार सिद्ध नहीं होता है। बौद्धिक क्षमता के नियंत्रण में भौतिकता है, यानी भौतिकता जो है बौद्धिक क्षमता से नियंत्रित होती है ना, क्योंकि विचार के अभाव में उत्पादन व व्यवहार सिद्ध नहीं होता है। इसलिए बौद्धिकता श्रेष्ठ चीज है। जो जिसका नियंत्रण करता है ना, वह उससे श्रेष्ठ है, या नियंत्रण का कारण होता है, वो उससे श्रेष्ठ है। प्रिया प्रिय हिताहित लाभालाभ दृष्टिएं, प्रिय अप्रिय हित अहित लाभ और अलाभ दृष्टिएं भौतिक व्यवसाय तथा उसके उपयोग में प्रयुक्त हुई है, जो जीव चेतना पूर्वक जीते हुए मानव में है। तो ये जो दृष्टियां जब व्यवसाय में प्रयुक्त हुई, उसी के रूप में जीव चेतना पूर्वक जीते हुए पशु मानव राक्षस मानव को हम लोग देख सकते। न्याय अन्याय, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य दृष्टियां जागृत मानव परंपरा में व्यवहार तथा आचरण में निर्णायक सिद्ध हुई हैं। मानव जीव चेतना पूर्वक अनेक समस्याओं को पैदा किया है। मानव चेतना पूर्वक पूर्ण समाधान को प्रमाणित करता है। सदशास्त्र अध्ययन के बिना, सदशास्त्र के अध्ययन के बिना सत्य कामना एवं सत्य प्रवृत्ति नहीं है ना। सद शास्त्रों के बिना, सदशास्त्र अध्ययन के बिना सत्य कामना एवं सत्य प्रवृत्ति नहीं है। सत्य कामना के बिना सत्य प्रेम नहीं, सत्य कामना के बिना सत्य प्रेम, सत्य प्रेम के बिना सत्य निष्ठा, सत्य निष्ठा के बिना सत्य प्रतिष्ठा, सत्य प्रतिष्ठा के बिना सत्य प्रतीति, सत्य प्रतीति के बिना सत्यानुभव, सत्यानुभव, सत्यानुभव के बिना सद शास्त्र का उद्घाटन, और सद शास्त्र के उद्घाटन के बिना सद शास्त्र का अध्ययन पूर्ण एवं सार्थक नहीं। ये सूत्र समझ में आया? हाँ भैया। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। थोड़ा भैया थोड़ा बिल्कुल नहीं आया, सब घूम गया इसमें तो पूरा ऊपर से नीचे तक। अच्छा, इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। देखिए इसमें दोनों बातें हैं। जी, पहली बात इसमें ये है कि यदि हम इसको ऐसे देखें कि यदि सद शास्त्र हैं तभी तो हम उसका अध्ययन कर पाएंगे। यदि हमारे पास तो सद शास्त्र कैसे हैं, तो सद शास्त्र को प्राप्त करने की विधि क्या है? तो कह रहे हैं कि सद शास्त्र के बिना सत्य कामना नहीं है। तो सत्य कामना और सत्य प्रवृत्ति के साथ ही सद शास्त्रों का अध्ययन होता है। और सत्य कामना के बिना सत्य से प्रेम नहीं होगा, है ना। जो सत्य है उससे प्रेम कब होगा? जब हमारे अंदर कामना तो हो कम से कम। और यदि सत्य से प्रेम है तो सत्य निष्ठा हो जाएगी, सत्य में निष्ठा हो जाएगी। निष्ठा का मतलब है हमको सत्य के साथ जीना है, ऐसा निश्चय हो जाएगा, है ना। और यदि सत्य निष्ठा हो गई है तो सत्य प्रतिष्ठित होगा। कैसे, कहाँ प्रतिष्ठित होगा? तो मानवीय परंपरा में प्रतिष्ठित होगा, यानी मानव के आचरण में प्रतिष्ठित होगा, है ना। जिसको हम लोग कह रहे हैं अखंड समाज सार्वभौम रूप व्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित होगा। जब इसकी प्रतिष्ठा होगी, है ना, ये कहीं प्रतिष्ठित होगा, तब बाकी लोगों को सत्य प्रतीति होगी। सत्य प्रतीति होगी तो उनको सत्य का अनुभव होगा। और यदि सत्य का अनुभव होगा, किसी एक व्यक्ति को सत्य का अनुभव होगा, तभी तो सद शास्त्रों का उद्घाटन होगा। जैसे बाबा जी को सत्य का अनुभव हुआ
तो उनसे सत्य शास्त्रों का उद्घाटन हुआ। और जब सद शास्त्रों का उद्घाटन के बिना उनका अध्ययन पूर्ण और सार्थक नहीं है। यदि शास्त्रों में सत्य का उद्घाटन ही नहीं हुआ है सत्शास्त्र के रूप में, तो उनका अध्ययन कैसे पूर्ण होगा? इस तरीके से इसको देखना पड़ेगा, है ना। अभी हुआ कि नहीं? अब स्पष्ट है, अब स्पष्ट है। हाँ, क्योंकि वो दोबारा जब वो आ गया था ना सत्य प्रतीति, तो फिर मैंने कहा ये सत्य प्रतिष्ठा हो गई, तो फिर सत्य प्रतीति से फिर सत्य अनुभव ये कैसे हो गया? तो आप समझ में आ गया कि वो समाज में सत्य प्रतिष्ठा है, उसके बाद मान लीजिए कहीं पर सत्य की प्रतिष्ठा हुई ना, जैसे मान लो 10-20 गांव में हो गई, एक गांव में हो गई, तो जैसे ही वो एक गांव 10 गांव 100 गांव में होगी, तो कई लोगों को सत्य प्रतीति होगी, है ना। तो जिनको सत्य प्रतीति होगी उनको सत्य अनुभव होगा। जैसे ही सत्य अनुभव होगा तो सत्य शास्त्रों का उद्घाटन होगा, जैसे बाबा जी से हुआ, है ना जी। और जब ये सत्य शास्त्र का उद्घाटन के बिना सत्शास्त्र जब उद्घाटित होंगे तभी तो लोग अध्ययन करेंगे, अध्ययन करके पूर्ण और सार्थक होंगे, है ना। तो ये एक आवर्तनशीलता है इसकी, है ना। ये जो पहले ये सद शास्त्र अध्ययन लिखा है, हाँ, और बाद में जब आपने बाबा जी का कोट किया सद शास्त्र का उद्घाटन, हाँ, ये सद शास्त्र और ये सद शास्त्र, मतलब जैसे बाबा जी ने सद शास्त्र लिखा, वो जो लास्ट लाइन में आपने बाबा जी को रिफर किया, और जो सबसे पहले सद शास्त्र लिखा है वो कौन सा शास्त्र है फिर? भाई जो भी यथार्थता के स्रोत थे परंपरा में, है ना, उसको बाबा जी को वहां तक पहुंचने के लिए भी तो कुछ साधना करना पड़ी होगी ना। उस समय भी उनका इंद्रिय संयम होगा, है ना, मन पे नियंत्रण होगा, तभी तो वो साधना और अभ्यास कर पाए। और वो भी क्यों कर पाए? क्योंकि सत्य की कामना थी, सत्य को समझना चाहते थे और प्रवृत्ति थी, है ना। यदि उनमें सत्य कामना और सत्य प्रवृत्ति नहीं होती, है ना, तो जो सत्य कामना है तो वो क्यों थी? क्योंकि सत्य से प्रेम था, है ना। सत्य प्रेम था, इसलिए सत्य को पहचानने की प्रति उनमें निष्ठा थी। निष्ठा के कारण ही तो साधना हुई। अब जब साधना पूरी हो गई सत्य निष्ठा से, है ना, यानी जो अनुभव हो गया, बोध हो गया, उसके बाद उसको जब उन्होंने विचार से व्यवहार में प्रकट किया तो सत्य प्रतिष्ठा हुई। सत्य प्रतिष्ठा से कुछ लोगों को प्रतीत होने लगा कि यार ये बाबा जी बात तो ठीक करते हैं, अच्छी बात करते हैं, है ना। तो इस तरीके से कुछ लोगों को सत्य प्रतीति हुई और कुछ को सत्य के अनुभव के निकट पहुंच गए, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। सत्य अनुभव हुआ ऐसा तो कोई कह पाएगा, लेकिन इतना तो अपन अनुमान लगा ही सकते हैं कि कुछ लोग सत्य को समझने के निकट पहुंच गए, है ना। तो अब जो लोग पहुंच गए हैं उनसे कुछ ना कुछ उद्घाटित होगा, है ना। जी। हेलो भैया का लगता फिर कट गया। डिस्कनेक्ट। आ गया, वापस आ गया। आ गए, स्वागत है ना, स्वागत। आ गए भैया, आ गए। कट जाता है फिर उनको आ जाता है जल्दी। ठीक है। अब ये जो सत्य के प्रति जो कामना और प्रेम जो आपने बोला, वो तो सब में, जैसे कहते हैं कि मानव में बाय डिफॉल्ट, मतलब बच्चे में भी वो रहती ही रहती कामना सत्य की, न्याय की और इसकी, तो वो तो सब में रहती भी है। हाँ, लेकिन वो सूक्ष्म इच्छा के तक आ नहीं पाता है, लेकिन वो सूक्ष्म इच्छा के रूप में रहती है ना। जो सूक्ष्म इच्छा है उस रूप में रहती है, तीव्र इच्छा नहीं बनती। हेलो जी भैया, तो वो सत्य का वक्ता कहाँ है ना भैया, सत्य का वक्ता है। तो जो निष्ठा तक आने में जैसे कैसे, अब जैसे कामना प्रेम और बाद में निष्ठा बना और निष्ठा से सारी चीजें हुई, तो देखिए सब में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तब उसमें वो कामना तो रहती है ना, लेकिन वो सूक्ष्म इच्छाओं के रूप में ही रहती है। वातावरण रहता नहीं है, वातावरण प्रिय हित लाभ का रहता है। धीरे धीरे प्रिय हित लाभ में उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। उनमें से कोई बहुत रेयर ही कोई लोग होते हैं जो सत्यान्वेषण प्रवृत्ति के कारण से तो शोध अनुसंधान करते हैं, है ना।
अच्छा अच्छा अच्छा। वो कई लोग शोध अनुसंधान करते हैं, उसमें सफल होते हैं, कई नहीं भी होते हैं सफल, बहुत सारे असफल हो जाते हैं। जी लेकिन जी मूल जी बात है कि उनमें सत्य की कामना और प्रवृत्ति होना चाहिए, क्योंकि जी यदि वो है तभी उनमें निष्ठा बनेगी, है ना। निष्ठा नहीं बने, नहीं तो निष्ठा बनेगी नहीं, जी। है ना। तो पहले सत्य हाथ लग जाए, है ना, तभी सत्य में निष्ठा होगी, नहीं तो कोई ना कोई मान्यता में ही फंसे रहेंगे, है ना। सत्य निष्ठा होगी तो वो प्रतिष्ठित होगा, धीरे धीरे परिवार में, समाज में, है ना, ऐसे प्रतिष्ठित होगा। जी सत्य प्रतिष्ठा होगी यदि किसी एक व्यक्ति में, जैसे बाबा जी में सत्य की प्रतिष्ठा हुई तो कई लोगों को सत्य प्रतीति हुई, पहले भास हुआ, फिर आभास हुआ, फिर कुछ लोगों को प्रतीति होने लगी कि भाई ये जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ही सही है, सटीक है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दुविधा नहीं है ना, कोई रहस्य नहीं है, ऐसा ऐसा प्रतीत होने लगा ना सबको। तो ये जो सत्य प्रतीति यदि हो रही है तो हम सत्य अनुभव तक पहुंच सकते हैं, ऐसा जी सत्य अनुभव के बिना सत्य, तो यदि हम अनुभव संपन्न हो जाएंगे, इसी के बाद हम कुछ शास्त्र के रूप में उद्घाटित कर सकते हैं। हाँ उससे राइट। उससे पहले तक केवल हम पठन, श्रवण पठन आदि करेंगे ना, पठन श्रवण मनन, है ना, वही करेंगे। वहां पे जी अनुकरण अनुसरण होगा, अनुकरण अनुसरण, आज्ञा पालन, अनुशासन, फिर ये स्व अनुशासन जब आ जाएगा तब जी हम कुछ उद्घाटन कर पाएंगे, जैसे बाबा जी में स्व अनुशासन आ गया, है ना, जी जी जी। तब जाके वो ये होता है। ठीक है भैया। ठीक है, सत्य प्रतीति व अनुभूति में ही मानवीयतापूर्ण आचरण व न्यायपूर्ण व्यवहार में निष्ठा पाई जाती है। यहाँ पर आ गया ना सत्य। इसमें थोड़ा सा भैया एक बात और पूछ रही थी। हेलो बोलिए ना, हेलो जी। बोलिए बोलिए बोलिए। ये जब हम ये कह रहे हैं जो सत्य प्रतीति के बाद सत्य का अनुभव है, उसके बाद जो सत्य शास्त्र का उद्घाटन है, तो यहाँ पे हम वाद शास्त्र वाले शास्त्र की बात कर रहे हैं या कुछ और शास्त्र की बात कर रहे हैं? भाई जैसे अनुभव तो बाबा जी अनुभव में का बाबा दर्शन है, वाद है और शास्त्र है जी, इसलिए मैं पूछ रही थी। हाँ मैंने ये कहा कि बाबा जी में सत्य का अनुभव हुआ तो जी सद शास्त्र का उद्घाटन हुआ, है ना। जी। और सद शास्त्र के तो उद्घाटन के बिना सद शास्त्र का अध्ययन ही नहीं है, तो अध्ययन कैसे होगा यदि सद शास्त्र। तो यहाँ पे सद शास्त्र जो है वो वास्तविकता के बारे में कह रहे हैं, उस बात को कह रहे हैं, जिसको या हम एक जो शास्त्र का शब्द का जो उपयोग हुआ है वो विज्ञान के अर्थ में हुआ है, कैसे के अर्थ में हुआ है? नहीं, दर्शन व शास्त्र हम सबको मिला के ही सद शास्त्र बोल रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, दर्शन व ठीक है, उसी शास्त्र, की स्पष्टता चाह रही थी। नहीं बस ठीक है। तो दर्शन व शास्त्र में भी ये 3 स्टेप है ना। दर्शन तात्विकता को स्पष्ट करते हैं ना, और जो वाद है वो मानसिकता को स्पष्ट करते हैं, और शास्त्र आचरण को स्पष्ट करते हैं, ये संविधान व्यवस्था को स्पष्ट करते हैं। इसमें एक सीक्वेंस है, मतलब यदि हम सत्य की तात्विकता को समझना चाहते हैं तो हमको दर्शन पढ़ने पड़ते हैं। अब वो जो दर्शन है वो मानव परंपरा में विचार के रूप में कैसे रहते हैं, मानसिकता के रूप में कैसे रहते हैं, ये हमको वाद से स्पष्ट होता है, जिसको बाबा जी ने 3 वाद लिखा है ना। तो वाद से ही मानसिकता बनती है, और मानसिकता के साथ जब हम जीते हैं, है ना, उस मानसिकता के साथ, तो समाज यानी अखंड समाज में कैसे जिएंगे, उसके लिए व्यवहारवादी समाज शास्त्र है। तो जो अखंड समाज है उसमें मानव संचेतना कैसे होगी, तो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान भी सम्मिलित रूप से मानव मानसिकता ही है ना। और इसके बाद इस सब के साथ हम जो प्रकृति के साथ उत्पादन पूर्वक कैसे जिएंगे, तो उसके लिए अर्थशास्त्र, इस अर्थ में। फिर संविधान है, इन सब में एक सूत्रता कैसे रहेगी, सामरस्यता कैसे रहेगी, उसके लिए मानवीय संविधान है ना। इन सब के सम्मिलित रूप में ही जो है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। तो इन सब का एक सीक्वेंस है ना। ठीक है, ये जो मैं कह रहा हूँ। जी बहुत बढ़िया। हाँ
मानवीयता पूर्ण आचरण व न्याय व्यवहार, मानवीयतापूर्ण आचरण व न्यायपूर्वक व्यवहार के बिना परस्परता में न्याय सम्मत विनिमय और न्याय लगता है कि अभी समय भी हो गया है ना, थोड़ा सा ही बचा है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण व न्यायपूर्वक व्यवहार के बिना परस्परता में न्याय सम्मत विनिमय व न्याय सम्मत हित होना संभव नहीं है। तो जो न्याय सम्मत विनिमय जिसको हम लोग कह रहे हैं, न्याय सम्मत विनिमय का मतलब लाभ हानि से मुक्त विनिमय, और न्याय सम्मत विनिमय का मतलब है कि परस्परता में समृद्धि को बनाए रखने के अर्थ में विनिमय है ना। और न्याय सम्मत हित का मतलब है कि सभी का हित, सर्व शुभ जिसको कह रहे हैं, उस अर्थ वो संभव नहीं है। तो न्याय सम्मत विनिमय और हित ही समृद्धि है। अन्याय पूर्ण लाभ और हित ही दुख और समस्या के रूप में प्रत्यक्ष है। अनुभव मूलक बोध, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल सही है। बीच में एक मैसेज आया था कि आप अनस्टेबल हैं। अभी ठीक है। आप तो स्टेबल है भैया, आवाज अनस्टेबल। वो लिखा था कि योर कनेक्शन इज अनस्टेबल, ऐसा। या हम लोग अनस्टेबल हैं, आप तो स्टेबल ही हैं। अनुभव मूलक बोध सहज जीवन ही मानवीयता एवं अति मानवीयता के रूप में प्रत्यक्ष है। फिर है सतव्यय के बिना सत्य प्रेम, सद प्रवृत्ति, सत्कर्म, सुख शांति संतोष आनंद नहीं है। तो सदव्यय, तो सदव्यय का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, कोई बताएगा? जो तन मन धन का सदुपयोग, तन मन धन का सदुपयोग, वो सदव्यय। बहुत बढ़िया। तो तन मन धन के अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जो भी उपयोग करते हैं, उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशीलता, वो सदव्यय, वो सदव्यय है ना। और उसमें क्या चीज व्यय करते हैं, तो तन मन धन ही है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बिना सत्य प्रेम, सद प्रवृत्ति, सत्कर्म यानी सुख शांति संतोष आनंद नहीं है, ऐसा बोल। मानव सत्य ज्ञान सत्यता के दर्शन योग अध्ययन, मानव सत्य ज्ञान सत्यता के दर्शन योग अध्ययन कर्म व आचरण करने के लिए उन्मुख है, क्योंकि इसकी संभावना एवं आवश्यकता है जो विधिवत जीवन है। मानव सत्य ज्ञान सत्यता के दर्शन योग अध्ययन कर्म व आचरण करने के लिए उन्मुख है, क्योंकि इसकी संभावना एवं आवश्यकता है जो विधिवत जीवन। ठीक है। मानवीयता पूर्ण अथवा मानवीयता में प्रत्येक कार्यक्रम विधि और व्यवस्था है। मानवीयता पूर्ण अथवा मानवीयता में प्रत्येक कार्यक्रम विधि और व्यवस्था है। उसका आचरण ही सभ्यता और उसकी परंपरा का निर्वाह ही संस्कृति है। मानव में दुख अशांति असंतोष ही द्वंद्व है, यही द्वंद्व का फल भी है। मानव के लिए अशेष परिस्थितियां उनसे संपादित कर्म उपासना ज्ञान योग क्षमता से ही निर्मित होती हैं। मानव के लिए अशेष परिस्थितियां उनसे संपादित कर्म उपासना ज्ञान योग क्षमता से ही निर्मित होती हैं। यही परिस्थिति, थोड़ा सा एक मिनट इस सेंटेंस को पूरा कर दूं। हाँ, यही परिस्थितियां उचित अनुचित वातावरण का रूप धारण करती। हाँ बताइए।
ये जो पूरा इसके जो एक सेंटेंस छोड़ के पहले वाला है, मानवीयता पूर्ण अथवा मानवीयता में प्रत्येक कार्यक्रम विधि और व्यवस्था है। तो ये अखंड समाज और व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में है, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में। हाँ जी। तो और उसका आचरण ही सभ्यता और उस सभ्य परंपरा का निर्वाह ही संस्कृति है। ये आपस में क्रम को एक बार जोड़ दें आप, विधि व्यवस्था। देखिए विधि क्या है, सभ्यता और संस्कृति, यहाँ पे इस सेंटेंस में जोड़ दीजिए कैसे ये किस तरह से आगे और पीछे हो रहा है। ये पहले विधि की स्पष्टता होती है ना। जी जी। तो विधि क्या है, न्याय धर्म सत्य ही विधि है ना। जी जी जी। और यदि वैसे देखें तो सह अस्तित्व ही विधि है, ऐसा जी बिल्कुल बिल्कुल है ना जी। तो जो सह अस्तित्व ही विधि है, इसी यही अनुभव में पता लगता है जिसको अपन कह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और ये जो सह अस्तित्व रूपी विधि है, इसी को नियति भी कहते हैं। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि जागृति अनिवार्य है। जी तो जी। तो पहले विधि की स्पष्टता होती है और फिर इसके बाद हमको व्यवस्था का पता लगता है। जी तो व्यवस्था बिल्कुल। हाँ। व्यवस्था किस रूप में है? जी। तो व्यवस्था जो है वो व्यवहार और व्यवसाय के रूप में है, मूल रूप से जिसको व्यवस्था कहते हैं, है ना। जी जी। तो जब हम व्यवस्था को स्थापित करते हैं तभी सभ्यता का पता लगता है। जी। यदि व्यवस्था ही नहीं बनी, है ना, हमको विधि स्पष्ट है जी। लेकिन हमारे परिवार और परिवारों की परस्परता में हमको जीना ही नहीं बना, जी। तो आचरण के रूप में सभ्यता का पता नहीं लगेगा। जी। और जब आचरण के रूप में सभ्यता स्थापित नहीं हुई तो परिवार से विश्व परिवार तक जो समाधान की निरंतरता है ना, जो हाँ, जी। कनेक्ट हो गया था। जी बिल्कुल। हाँ। तो अभी यहाँ पर 3 बज गया है, तो अभी यहाँ ठहरते हैं, इसको और कल और चर्चा करेंगे इसमें, है ना। तो इसको पूरा ना कर लूं एक बार? हाँ करिए ना अभी अपन। हाँ समय तो तो व्यवस्था में जो भागीदारी है या जो व्यवस्था का प्रकटन है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में, वो सभ्यता के रूप में आपको कहें हम, सभ्यता है वो। और जब वो सभ्यता की हम उसको देख पाएंगे निरंतरता, या कहीं एक जगह हम उसको फलित कर पाए ना, करना तो पूरे में ही, क्योंकि सार्वभौम व्यवस्था है, तो उसी की जो निरंतरता है वो संस्कृति के रूप में परिवार से विश्व परिवार तक। हाँ मतलब जो जिसको अपन सर्वतोमुखी समाधान कहते हैं ना जी, तो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में ही परंपरा का निर्वाह होता है। जी जी। यदि मान लीजिए समाधान नहीं है, सर्वतोमुखी समाधान नहीं है ना, जी, तो सर्वतोमुखी समाधान के मूल में तो मूल चरित नैतिकता पूर्वक व्यवहार ही है ना, जिसको अपन सभ्यता कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जी। और जो व्यवहार है उसके मूल में विधि व्यवस्था है। जी। तो व्यवस्था किस रूप में है? तो संबंध के रूप में है ना, जी। जिसको हम लोग न्याय धर्म सत्य बोलते हैं। न्याय धर्म सत्य विधि भी है और न्याय धर्म सत्य व्यवस्था भी है। जी। है ना। तो जैसे न्याय व्यवस्था कैसी है? तो मानव मानव संबंध के रूप में व्यवस्था है। जी। है ना। मानव प्रकृति संबंध के रूप में व्यवस्था है। जी। है ना। जिसको और प्रकृति प्रकृति संबंध के रूप में भी व्यवस्था है। जी। मानव एक प्रकृति है, बाकी शेष प्रकृतियों के साथ उसका संबंध है। फिर जी। मानव का व्यापक के साथ भी संबंध है, उस रूप में भी व्यवस्था है। जी। तो इसीलिए जब हम संबंध में देखते हैं तो व्यवस्था पक्ष स्पष्ट होता है, जब उसको अनुभव में देखते हैं तो विधि पक्ष स्पष्ट होता है ना। जी। तो अनुभव ही व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होता है ना। इसीलिए इसको विधि व्यवस्था बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो विधि पूर्वक ही व्यवस्था होती है, यदि विधि नहीं है तो व्यवस्था नहीं हो सकती। जी। है ना। तो विधि ही आगे जाके नीति बनती है ना। नीति ही आगे जाके विधान बनता है ना। ये विधान सम्मिलित रूप से संविधान है ना। इस तरीके संविधान ही संस्कृति है, क्योंकि संविधान के बिना निर्वाह नहीं हो सकता है।
जी संविधान को शर्तोमुखी समाधान भी बोल सकते हैं ना। जी जी तो जो मानवीय आचरण में जो विधि विधान है, यानी मानवीय आचरण के रूप में जो सभ्यता है, यानी परिवार से विश्व परिवार तक जो आपस में एक सूत्रता है, सामरस्यता है, उसको बनाए रखने का काम जो है संस्कृति करती है ना। यानी शिक्षा संस्कार करते हैं, शिक्षा संस्कार और संविधान ये दोनों मिल के जो है ये काम को करते हैं। इस अर्थ में यहाँ पर लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, अभी बिल्कुल कनेक्ट हुआ। थैंक यू भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू भैया। हरिहर हरिहर। थैंक यू भैया। थैंक यू सभी को हरिहर। पार्टिसिपेंट बहुत। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते 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 सभी को हरिहर। हरिहर नमस्ते। और किसी को टनाटन बहुत बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते भैया जी। नमस्ते सबको। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते योगेश भाई। योगेश भाई चले गए? चले गए। अरे भाई नहीं कर रहे। मैंने कहा और कोई विशेष बात तो नहीं है। अंजू बहन कहाँ से हैं? अंजू गौतम जी। अंजू बहन आवाज नहीं आ रही है अंजू बहन की। वो है नहीं भैया माइक पे। अच्छा माइक पे नहीं है, मतलब माइक चालू है उनका पर वो शायद दूर है फोन से। ऑन नहीं किया है ना। अदिति बहन अपने जिगर अदिति है ना। अदिति बहन नहीं है जिगर आदित्य नहीं है। नहीं है जिगर आदित्य नहीं। हाँ चले गए। चलिए फिर कल मिलते हैं ना। हाँ भैया ठीक है। नमस्ते।